Hi guys, welcome to our channel Humanities. We are starting with the second chapter today, which is basic accounting terms. क्या है? Basic accounting terms. बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में हम लोगों को सब कुछ एक बेस बताया गया कि कैसे हमारा सिस्टम यहाँ पर चलता है कि अकाउंटिंग टर्म्स क्या क्या होती हैं। देखो भाई, ये ऐसी टर्म्स है ना, ये पूरे 2 साल तक तुम्हारे काम आएंगे। ये 2 साल तक तुम्हें पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली बेस क्या है। आपके बेस के थ्रू ही यू विल गेट टू नो द रियल पिक्चर ऑफ योर अकाउंट्स। और अकाउंटिंग टर्म्स ही हैं जो मैं बताती है कि वेयर डू वी स्टैंड। लेट्स टॉक अबाउट द अकाउंटिंग टर्म्स टुडे। अगर हम अकाउंटिंग टर्म्स की बात करें तो उसमें सबसे पहली टर्म आती है, इसका नाम है एंटिटी। क्या होती है? एंटिटी। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय एंटिटी? एंटिटी एक इकोनॉमिक यूनिट है। देखिए, बिजनेस से रिलेटेड होती है एंटिटी, तो इकोनॉमिक यूनिट which may be business entity and which may be non-business entity. सर एट द एंड ऑफ द डे हमारी जो एंटिटी होती है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली वायबल होती है, मनी के टर्म्स में बनाई जाती है। वहां पे वो लोग बिजनेस करते हैं और कुछ एनजीओ टाइप के होते हैं जो नॉन बिजनेस के लिए बैठे हुए हैं, यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो बिजनेस नहीं करना चाहती। यहाँ पर अगर मैं बिजनेस यूनिट्स की बात करता हूँ, इन इकोनॉमिक यूनिट्स जो यहाँ पे बिजनेस की तरह बात करते हैं, जैसे कि मेरे पास हो गया रिलायंस, मेरे पास हो गया आपका बजाज, मेरे पास हो गया आईटीसी। ये सारे के सारे आपके बिजनेस एंटिटी हैं जो लॉ के साथ एंगेज्ड है। ठीक है। और नॉन बिजनेस एंटिटी हो गए, अरे भाई आपने वो रोटरी क्लब देखा है ना, आपने चैरिटेबल हॉस्पिटल्स देखे हैं, अरे स्कूल्स, ये सब के सब आपके नॉन बिजनेस एंटिटी में। इनका काम सिर्फ बिजनेस करना नहीं है, ये सोशल वेलफेयर के लिए, ये लॉ के साथ तो है बट दे आर नॉट एंगेज्ड इन बिजनेस वेलफेयर बट फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। हाँ जी बोलो। प्रॉफिट अर्न नहीं करना, कमाने के लिए नहीं बैठे हम लोग, पर कमाई हो जाती है। वो कहते हैं ना, मैं देर करता नहीं देर हो जाती है। वही, मैं कमाई करता नहीं, बस कमाइयां हो जाती है। ठीक है, एमिटी यूनिवर्सिटी इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ठीक है। नेक्स्ट, let's talk about business transactions. It is the exchange of money. It is an exchange of money. It is an exchange of money, comma goods and services. क्या बात है दोस्तों। बिजनेस ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शंस होती हैं जो दो पार्टीज के बीच में ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो आपके अकाउंटिंग प्रोसेस में रिकॉर्डिंग, आपको याद है ना वो पूरा प्रोसेस अकाउंटिंग का क्या होता है? RCSAI, यानी रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। हाँ, कोई एंड कम्युनिकेशन एट द लास्ट। वेरी गुड। सो यहाँ पर अकाउंटिंग प्रोसेस की रिकॉर्डिंग से लेकर हम लोग पूरा का पूरा ये सारा काम इसके अंदर करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन में। बिजनेस ट्रांजैक्शन एक फाइनेंशियल इवेंट है। क्या है रे? एक फाइनेंशियल इवेंट है जो आपके मनी से रिलेटेड है। ठीक है। एग्जाम्पल ले ले, हमारे पास है अमृत सोल्ड गुड्स फॉर 10,000 टू गुरमन। ये ट्रांजैक्शन आपके अमृत के लिए, गुरमन के लिए, दोनों के लिए। ठीक है ना। अब नेक्स्ट आ जा, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन? पहला, इसकी फाइनेंशियल वैल्यू है। दूसरा, यहाँ पे सोर्स डॉक्यूमेंट है। तीसरा, ये आपके लायबिलिटीज और एसेट्स को देखते हैं। पहला क्या है? फाइनेंशियल वैल्यू है। ये आपकी लायबिलिटीज और एसेट्स को देखता है। इसका इफेक्ट आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन पे बहुत ज्यादा होता है। और यहाँ पर ना दो साइड होती है, आपको याद है डबल एंट्री सिस्टम मैंने बताया? डबल एंट्री सिस्टम होता है बेटा, एक तरफ डेबिट और दूसरी तरफ क्रेडिट। मतलब हमारे पास रिसीविंग और गिविंग मनी, ये दोनों होता है, रिसीविंग द बेनिफिट, गिविंग द बेनिफिट। बिजनेस ट्रांजैक्शन में एक चीज और जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है,
ट्रांजैक्शन दो प्रकार की होती है दोस्तों, एक होती है कैश ट्रांजैक्शन, एक होती है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्या होती है? when the amount is transacted immediately or entering into a cash is known as cash transaction, and when it is promised to pay later it is known as credit transaction. Okay, डन हो गया, यहां तक पढ़ेंगे। लेट्स गो टू अमाउंट देन। अकाउंट बोल रहा हूँ, क्या अमाउंट लिख दिया मैंने, अकाउंट, सॉरी। थर्ड पॉइंट इज अकाउंट। अकाउंट इज बेसिकली अ ट्रांजैक्शन विच इज बीइंग रिकॉर्डेड अंडर दैट हेड। आप सुनिए भाई, मैंने मुनीम जी को बोला, मुनीम जी मेरा दोस्त है अमोग, अमोग ने ना कुछ ट्रांजैक्शंस करी है। अमोग ने 5,000 रुपीज जमा करवाए 1 तारीख को, 5,000 रुपए का उसने सामान लिया 4 तारीख को, फिर उसने 3,000 रुपए जमा कराए, 8,000 रुपए का सामान ले गया, फिर एक दिन उसने 4,000 रुपए दिए, फिर 4,000 रुपए दिए। ऐसे करते करते उसकी बहुत सारी ट्रांजैक्शन हुई। तो ये सारी ट्रांजैक्शन अमोग में जा रही है और कैश में जा रही है, राइट। तो ये मैंने इसको बोला सारी हेडिंग में से मेरे को बस ये बताओ, ये जो कस्टमर है हमारा अमोघ, ये कस्टमर कितने रुपए का बिजनेस देता है अपने को? तो मुनीम जी ने बताया ये हेड है। अब मुनीम जी का काम आजकल टैली करता है या बिजी करता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए, तो मुनीम जी की नौकरी खा चुके हैं। अब अकाउंट यही होता है जो पूरी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हुए चेक करे, ठीक है। तो यहां पर अकाउंट इज बेसिकली अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन, इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन under a particular head, under a particular head। ठीक है सर। नेक्स्ट, अब आ जा फोर्थ पॉइंट, कैपिटल। कैपिटल होता है भाई जी जो आपके बिजनेस में पैसा हो। क्लेम ऑफ द ओनर्स, क्लेम ऑफ द ओनर्स और द प्रोप्राइटर इनटू द बिजनेस, ये नोन एज कैपिटल। अब सुन लीजिए, कैपिटल क्या होता है? जितना मैंने पैसा इन्वेस्ट करा प्रोप्राइटर ने अपने बिजनेस में, या पार्टनर्स ने जितना भी पैसा डाला, दैट इज नोन एज माय कैपिटल। कैपिटल मेरे पास मनी होता है, मनी और एसेट्स जिसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास पैसे नहीं थे अमोक, पर मैंने तुझे अपनी ऑफिस की जगह दे दी, वो भी तो मेरा मनी हो गया एक तरीके से। कैपिटल में मेरे पास कैपिटल नहीं था, मतलब इन द फॉर्म ऑफ कैश, पर मैंने तुझे क्या दे दिया? फर्नीचर दे दिया, लैंड दे दिया, बिल्डिंग दे दी, ये सब करने को काम दे दिया, ये मेरी एसेट्स हो गई, मेरे कैपिटल ही तो था ये। तो यहाँ पर हमारे पास कैपिटल अलग अलग प्रकार से हो सकता है। अब हम जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, जो कंट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल, पीपल हु कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूटर्स ऑफ कैपिटल इज नोन एज शेयर होल्डर्स। कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स, ये ओनर्स होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पिज्जा है, इस पिज्जा के अलग अलग हिस्से हैं, ये कंपनी मान ले पूरा पिज्जा। तो मैंने बोला अमोक भाई तुम्हें कितना हिस्सा चाहिए? अमोक भाई कहते हैं मुझे 3 हिस्सा दे दो। अमोक भाई के 3 हिस्से, कंपनी में से इतना हिस्सा हो गया। तो आपका शेयर कितना हो गया? कंपनी में शेयर थे 8 हिस्से थे, और 3 हिस्सा कितना हो गया? तो अमोक भाई का हिस्सा कितना हो गया? 3/8। तो ये कितना शेयर होल्डर हो गया? 3/8 ऑफ द शेयर होल्डर। समझ में आ गई बात? जितना कोई कैपिटल डालेगा उतना ही उसका प्रॉफिट होगा अपने हिस्से के हिसाब से। पर अभी हम कौन सी बुक में? हम अभी सोल प्रोप्राइटरशिप में, तो अभी हमारे पास एक ही बंदा है, अभी हमारे पास एक ही ओनर है, क्योंकि हमारी बुक कौन सी है? सोल प्रोप्राइटर बुक। और यही नेक्स्ट ईयर में जाके क्या हो जाएगी? पार्टनरशिप। और उसी के बाद फिर कंपनी, और कंपनी के बाद कैश फ्लो, और उसके आगे की जितनी भी होती हैं वो सब हम कॉलेज में पढ़ेंगे। समझ में आ रही है? तो ये अकाउंट एक ऐसी चीज है जो चलती रहेगी जिंदगी भर। एक चीज का ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन आता है अमोक भाई कि यहाँ पर हमारे पास जो बिजनेस होता है ये कौन से कंसेप्ट के अंदर है? दिस कम्स अंडर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। किसके अंदर आ रहा है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट? एनी कंसेप्ट इन विच बिजनेस इज सेपरेट and it is distinct from its owners। business is separate from its owner। अरे भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शन रखी जाएगी वो किसके हिसाब से होगी? बिजनेस के हिसाब से होगी।
वहां पे जो भी ट्रांजैक्शन होगी बिजनेस के हिसाब से होगी, वो अलग होगी। अच्छा, ओनर अलग है। बिजनेस अलग है। कैपिटल को हम लोग क्या बोलते हैं? नेटवर्थ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और ओनर्स इक्विटी भी बोला जाता है। नेक्स्ट फॉर्मूला, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ओनर लिक्विडिटी क्या है? जितना आपने पूरे बिजनेस में पैसा डाला सर जी, ये होता है मेरा नेटवर्थ। नेटवर्थ को हम लोग प्यार से और क्या बोलते हैं? ओनर्स इक्विटी। कि नेटवर्थ मतलब आपके पास कितना पैसा है पूरे बिजनेस में, आपकी औकात कितनी है जी बिजनेस की। लाइट जल्दी देखिए। डन। आगे पढ़े। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है हमारे पास ड्राइंग्स। सर जी जो पैसा बाहर निकालते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, इसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। यानी अमाउंट या गुड्स या एसेट्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर, टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। बिजनेस से निकालते हैं। यस। गुड्डू एक लड़का है। गुड्डू की मम्मी की दुकान है जीबीसी, यानी गुड्डू बुक शॉप। ठीक है, गुड्डू बुक शॉप, जीबीएस सॉरी। गुड्डू बुक शॉप जो है गुड्डू की मम्मी की है। गुड्डू के दोस्तों का जन्मदिन है, गुड्डू को पार्टी में जाना है, तो ये यहाँ पे जाता है, एक गुड्स लेता है। ये गुड्स जो है, जीबीएस पैसे लेगा गुड्डू से? नहीं लेगा ना। तो ये क्या होगा, ये ओनर्स के किस में जाएगा? ड्राइंग्स में। और यही गिफ्ट लेकर हमारे पास गुड्डू भाई पहुंचे कहाँ? पार्टी में। उन्होंने ए जिसका बर्थडे था उसको गिफ्ट दिया, और ये थी हमारी ड्राइंग्स। तो कोई भी अगर आप अमाउंट या कोई भी गुड्स या एसेट्स आप लेते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, ये क्या है दोस्तों? ड्राइंग्स। समझ में आ गया? तो हमारे पास ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर मैं आपसे बात करता हूं तो ड्राइंग्स इज ऑलवेज डेबिटेड टू ड्राइंग्स अकाउंट। बेटा, ये आपके किसी के नाम से नहीं होती, ये हमेशा एक ही चीज होती है, इसकी एंट्री कहाँ होती है? ड्राइंग्स अकाउंट में होती है। और जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम इसको कैपिटल से माइनस कर देते हैं, कैपिटल से डिडक्टेड। ओके। नेक्स्ट, लायबिलिटीज। क्लेम ऑफ अमाउंट अगेंस्ट द एंटिटी। भाई ये क्या है? ये है जी जो आपने पैसा देना है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास जो ये पैसा देना है, ये क्या हो गया आपका? लायबिलिटीज। लायबिलिटीज हमारे पास दो प्रकार की होती है। वन इज इंटरनल लायबिलिटी एंड वन इज एक्सटर्नल लायबिलिटी। सर, आपकी लायबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर्स, दिस इज नोन एज इंटरनल लायबिलिटी। लायबिलिटी टुवर्ड्स outsiders, that is known as external liability. एक्सटर्नल लायबिलिटी आपके क्रेडिट ट्रांजैक्शंस में होती है। जैसे फॉर एग्जांपल सर जी, आपने किसी क्रेडिटर से सामान लिया, आपने बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया। ओवरड्राफ्ट क्या होता है बेटा? बैंक से लोन लेना।
कि बैंक से छोटे टर्म के लोन लिया। फिर आपने लॉन्ग टर्म लोन्स लिए यानी घर वगैरह के लिए, ठीक है, ये सब इसके अंदर ही आती है। ओके जी, ये एक्सटर्नल लायबिलिटी है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं एक्सटर्नल लायबिलिटी में मेरे पास दो प्रकार की होती है, या लायबिलिटी को एक दूसरे तरीके से अगर लिखें तो लायबिलिटी दो प्रकार की होती है। एक होती है बेटा नॉन करंट लायबिलिटी, और दूसरा क्या है मेरा, करंट लायबिलिटी। क्या बात है, नॉन करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी है विच इज पेएबल आफ्टर 12 months from the date of balance sheet. It is payable more than 12 months, ठीक है ना, that is known as non current liability. For example, फर्म ने एक लोन लिया फ्रॉम बैंक फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी, तो अगर आपको 12 महीने के अंदर देना है तो विच इज टू बी पेड विद इन 12 months। within 12 months की 12 महीने के अंदर। हाँ तो वही हो गया ना, सॉरी, विच इज टू बी पेड आफ्टर 12 months, which is to be paid after 12 months. Date of balance sheet भी तो दोस्तों एक क्वेश्चन आया है कि ये 31 मार्च से 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च क्या होता है। देखो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च इज आर अकाउंटिंग ईयर, और 31 मार्च को ही हमारी फाइनेंशियल ईयर एंड होता है। क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर एंड होता है। यहाँ पर हमारी बैलेंस शीट बनती है, और बैलेंस शीट के अंदर ही हमारे पास लायबिलिटी साइड होती है, एक लायबिलिटीज और एक एसेट्स। साल में से एक बार होती है। हाँ बैलेंस शीट एक ही बार बनती है, बैलेंस शीट आप एक ही बार बनाते हैं, टैक्स आप हर महीने पे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होती है करंट लायबिलिटी, लायबिलिटी विच इज पेड विद इन 12 months, विच इज पेड विद इन 12 months। क्या बात है भाई जी, मैंने फ्लिपकार्ट से मोबाइल मंगवाया, मैंने फ्लिपकार्ट से मोबाइल मंगवाया 50,000 रुपए का, मेरे पास कैश नहीं था पर मोबाइल टूट गया था, तो मैंने क्या करा, 9 months की ईएमआई पे मंगवा लिया। ये क्या हुआ भाई जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, एसेट्स। बच्चों आज मैं आपको एसेट्स तक करवाऊंगा, उसके बाद कल से हमारी रिसिप्ट्स होंगी। अब रात को तो आ जाएंगी ना, आ जाएगी। दूसरा क्लास में मेरी हीट है। नहीं मुझे कहाँ आ रही है। है। एसेट्स होते हैं मेरी इकोनॉमिक रिसोर्सेस जो मेरे बुरे वक्त के लिए काम आ सके, मेरी एंटिटी के इकोनॉमिक रिसोर्सेस which will which will give benefit in the future। चलिए छोटे से प्यारे से एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मेरे यहाँ पर एक लड़की है जिसका नाम है ए, ठीक है, दिस ए, इसके फादर इसकी एजुकेशन का खर्चा उठा रहे हैं, इसके फादर इसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज यानी स्विमिंग हो गई, मॉडलिंग हो गई, जो वो करती है उसका खर्चा उठा रहे हैं। दूसरा, इसके फादर इसके ट्यूशंस का, आने जाने का, पेट्रोल वेट्रोल ये खर्चा उठा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने फादर के लिए एक एसेट है जो फ्यूचर में बेनिफिट देगी। कैसे, सेटल होकर अपनी लाइफ में। पैसे नहीं चाहिए पापा को, पापा को चाहिए कि मेरा बेटा बच्चे का नाम बन जाए। अब
यहाँ पर ये तो हो गई एक प्रॉपर तरीके से। नाउ वी मूव टू अ इकोनॉमिक वर्जन। ये तो हो गई इमोशनल वाली बात। नाउ वी मूव टू इकोनॉमिक वर्जन। एक कंपनी, एक एक लैंड है, मैंने लिया। उस लैंड में अभी कुछ भी नहीं है, बस मुझे पता है यहाँ पर एक एयरपोर्ट बनने वाला है। 2009 में जेवर के आसपास सिर्फ और सिर्फ जमीनें थी, खरीदने वाला कोई नहीं था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यहाँ पे एक लैंड पास होगा और वो बनेगा एक एयरपोर्ट। पर कुछ लोगों को पहले से ही भनक थी कि यहाँ पे सरकार कुछ ना कुछ तो बनाएगी, चाहे वो एयरपोर्ट हो या कुछ हो। यहाँ पर अचानक से 2017 में जब ये डिसाइड हुआ, सॉरी 2020 में जब ये डिसाइड हुआ कि यहाँ पर एक एयरपोर्ट तैयार होगा, तो ये जो लैंड जिन्होंने 2009 में खरीदा, वो उनके लिए क्या बन गया? एक एसेट बन गया। 10,000 रुपए की कीमत वाला जमीन कितने की बन गई? 2 करोड़ रुपए की। हाँ जी, 1, 10, 100, 1000, 10,000 lakhs, 10 lakhs, करोड़। ओके, ओके, 2 करोड़। ठीक है जी। सो ये जो इकोनॉमिक एसेट्स होते हैं, ये ऐसे ही होते हैं। एसेट्स सिर्फ आपके दिखाई नहीं, ये वाले नहीं कि सिर्फ दिखाई देंगे। एसेट्स दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं टैंजिबल, विच वी कैन सी, लैंड है ना, एक लैंड है विच वी कैन सी। मैंने अभी इसे एग्जांपल दिया था अयाती वाला, दैट इज एन इंटैंजिबल एसेट्स। पापा क्या चाहते हैं कि अयाती का नाम बने, अयाती गुडविल बने, तो ये क्या हो गया? इंटैंजिबल एसेट्स। तो यहाँ पे टैंजिबल एसेट्स आर ओन्ड बाय द एंटरप्राइजेस फॉर इकोनॉमिक पर्पस, एंड इंटैंजिबल एसेट्स आर समथिंग व्हिच इज आल्सो ओन्ड बाय देम। तो यहाँ पर आपके पास लैंड, बिल्डिंग, गुडविल, कैश बैलेंस, ये सब आपके पास होता है। एसेट्स की कुछ करेक्टरिस्टिक्स है दोस्तों। व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेट्स? करेक्टरिस्टिक्स, दिस इज ओन्ड बाय द बिजनेस, this is owned by the business. They can be in the form of tangible and intangible. Tangible मतलब which we can feel, physical, और intangible जिसको हम फील नहीं कर सकते हैं, जिसको हम सिर्फ फील ही कर सकते हैं। इसमें क्या था? फील एंड टच बोथ। यहाँ पर क्या कर सकते हैं? सिर्फ फील कर सकते हैं, यानी गुडविल, नाम, ट्रेडमार्क, राइट। लिवाइस का क्या फील कर सकते हैं? इट्स एडवर्टीजमेंट तो वो फिक्टिशियस एसेट है, वो भी आगे आएगा, वो अभी बताऊंगा कि क्या होता है। नेक्स्ट इज हमारे पास कुछ वैल्यू अटैच्ड होती है और इनको हम मेजर भी कर सकते हैं। ओके जी, ये चार चीजें आपके करेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एसेट हमारे पास तीन तरीके के होते हैं। एक होते हैं नॉन करंट एसेट्स, एक होते हैं मेरे पास करंट एसेट्स, और एक होते हैं मेरे पास फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, कौन से एसेट्स? फिक्टिशियस एसेट्स। अब ये तीनों को एक एक करके समझाता हूं। सबसे पहले हम चलते हैं नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स के अंदर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फिक्स्ड एसेट्स, सॉरी नॉन करंट एसेट्स को फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं, यानी टैंजिबल एसेट्स और इनटैंजिबल एसेट्स। चलिए पहले मैं आपको नॉन करंट एसेट्स समझा दूं। नॉन करंट एसेट्स वो होते हैं, दे आर हेल्ड बाय द कंपनी नॉट विद द पर्पस टू रीसेल, बट इन्वेस्टमेंट के तौर पे रखना। सर आपकी इंश्योरेंस करवा रखा है, लॉन्ग टर्म के लिए है ना। सर पापा ने म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाल रखा है, लॉन्ग टर्म के लिए है ना। पापा ने प्रॉपर्टी पे पैसा डाल रखा है, लॉन्ग टर्म के लिए है ना। ये तो है नहीं कि पापा का काम ही ये है कि बस पूरे दिन पैसे डालो निकालते रहो। सो these assets are held by the business from the long point of view। आगे बढ़े।
यहाँ पर मेरे पास होते हैं फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स क्या क्या हो गए? टैंजिबल एसेट्स, जैसे कि मैं अपने देख सकता हूँ फिक्स्ड एसेट्स में टैंजिबल। टैंजिबल मतलब विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। क्या है? हाँ भाई, फिक्स्ड एसेट्स ही नॉन करंट एसेट्स है। नॉन करंट एसेट दो प्रकार के हैं, एक हमारे टैंजिबल एसेट्स और दूसरा है मेरा इनटैंजिबल एसेट्स। टैंजिबल एसेट्स वो हो गए जिनके पास क्या है? फिजिकल एग्जिस्टेंस है, दे कैन बी सीन, दे कैन बी टच्ड। और इनटैंजिबल होते हैं जिनके पास दे डोंट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, इनके पास कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। ओके ओके। फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो क्या कहते हैं, हमारे पास नॉन करंट एसेट्स हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए लिए जाते हैं। ठीक है, ये रीसेल के लिए नहीं करे जाते, बट इनका एक ही चीज है, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ानी। इनका काम सिर्फ बेचना नहीं है, बस अर्निंग कैपेसिटी को आगे बढ़ाना। ओके जी, ओके। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। क्या बात है? नेक्स्ट है मेरा फिक्टिशियस एसेट्स। करंट एसेट्स भी पढ़ाया? ओके, करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश वेरी इजीली। इसको आप कभी भी लिक्विडेट कर सकते हो। मतलब आपने एसेट्स लिए हैं बेचने के लिए, लाइक फॉर एग्जांपल आपने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करी है, या आपने क्या कहते हैं कोई ऐसा एसेट लिया है कि जिसको मैं एक साल में बेच दूंगा। लोग जॉर्डन खरीदते हैं आजकल, क्यों? एक साल में बेचने के लिए, महंगा बिकेगा। तो यही करते हैं लोग। तो ये सारी की सारी कौन है? वो करंट एसेट्स है। जो भी चीज आप एक साल के अंदर बेच पाएंगे वो क्या है? करंट एसेट्स। नेक्स्ट है मेरे पास फिक्टिशियस एसेट्स। ये वो एसेट्स हैं जो ना टैंजिबल है। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं? ना तो ये टैंजिबल है, ना तो ये इंटैंजिबल है। ये बेटे कोई लॉसेस की तरह है। ये एक लॉसेस की तरह है जो बाद में होंगे, पर ये कहीं ना कहीं बेनिफिट देकर जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट। सर एडवर्टाइजमेंट क्या है? मेरी एसेट ही तो है। पर ये जो मैं एडवर्टाइजमेंट करूंगा इससे मेरा क्या होगा? फायदा ही होगा। सर लॉसेस क्यों? क्योंकि खर्चा है मेरा, एक्सपेंसेस है मेरे, तो पर बाद में बेनिफिट मिलेगा। ओके जी, यहीं तक खत्म होता है आज। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।